परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इसमें पहले पढ़ेंगे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं अलग अलग, उनको पढ़ेंगे। देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देखो, फर्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद दूसरा फंडामेंटल, और दूसरा पढ़ेंगे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। फिर दूसरी प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। ठीक है, देखो पहला आ गया आपके पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम पहले, फिर इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखो, दो इवेंट है, एक है इवेंट ए और दूसरा है इवेंट बी। ठीक है, इवेंट ए में क्या है, दो बुक्स हैं, हिंदी और मैथ्स की, दूसरी है मैथ्स। देखो, इसको हम इवेंट को ले लेते हैं B1 और B2। ठीक है, इजीली समझने के लिए। दूसरा इवेंट बी क्या है, अलग अलग कलर की क्या है हमारे पास पेंसिल है, रेड, ब्लू, नेक्स्ट है ग्रीन, येलो और ब्लैक। 5 अलग अलग कलर की पेंसिल है। ठीक है, देखो इसको हम डिनोट कर लेते हैं C1, C2, C3, C4 और C5 से। ठीक है, देखो हमें इसमें फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी वेज कैन द चाइल्ड चूज़ 1 बुक एंड 1 पेंसिल। देखो, बच्चा कितने तरीके से चूज़ कर सकता है, एक बुक और एक पेंसिल। देखो, एंड का मतलब क्या होता है, दोनों इवेंट एक साथ होने हैं। अगर इवेंट ए होगा तो इवेंट बी होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसका मतलब एंड का मतलब समझ लेना। तो इवेंट ए और इवेंट बी एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, इस मल्टीप्लिकेशन का मतलब समझ लो। ठीक है, इवेंट ए और इवेंट बी एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। तो जब कभी भी एंड आएगा तो ध्यान रहे हमेशा क्या, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा। देखो, अगर वो पहली बुक चूज कर रहा है हिंदी, ठीक है, कोई भी चाइल्ड है, वो पहली बुक अगर हिंदी चूज कर रहा है B1, तो उसके साथ कितनी पेंसिल चूज कर सकता है। ठीक है, तो अलग अलग डिफरेंट पेंसिल चूज कर सकता है। देखो, C1, C2, C3, C4 और C5, 5 अलग अलग तरह की पेंसिल चूज कर सकता है इसके लिए, अगर वो पहली बुक चूज कर रहा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, अगर वो मैथ्स बुक चूज कर रहा है B2, तो उसके साथ भी वो अलग अलग कलर की पेंसिल चूज कर सकता है। देखो, पांचों की पांचों, C1, C2, C3, C4 और C5। देखो टोटल कितने हो रहे हैं, 10, 5 यहाँ से और 5 यहाँ से। या तो हम इसको ऐसे करें, तो कभी कभी बड़े क्वेश्चन आते हैं तो हम ऐसे कर नहीं सकते इसे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या, इस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया कि कैसे टोटल 10 हुए। ठीक है, अब देखो, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे करेंगे। देखो, टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इवेंट ए मल्टीप्लाई एंड। एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब क्या होगा, इवेंट ए और इवेंट बी एक साथ होंगे। ठीक है, जब इवेंट ए होगा तो इवेंट बी भी होगा ही होगा, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। तो एंड का मतलब मल्टीप्लाई। देखो, इवेंट ए में कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई, और इवेंट बी में टोटल कितने हैं, 5। ठीक है, ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, इवेंट ए इंटू इवेंट बी, तो 2 इंटू 5 इक्वल टू कितने आ जाएंगे, टोटल कितने वेज होंगे चूज करने के, उसके पास 10। ठीक है, अगर B1 के साथ फिर C1, फिर B2 के साथ B1 के साथ C2, ऐसी। तो इवेंट ए क्या हो गया, नंबर ऑफ वेज टू चूज़ अ बुक। ठीक है, 2 तो उसके पास वेज होंगे कि वो बुक चूज कर सकता है, क्योंकि 2 ही बुक हैं। ठीक है, अगर वो हिंदी चूज कर रहा है तो उसके साथ फिर अलग अलग। देखो, तो नंबर, इवेंट बी क्या है, नंबर ऑफ वेज टू चूज़ अ पेंसिल। ठीक है, तो टोटल कितना वेज हो गए,
टोटल नंबर ऑफ वेज अगर वो चूज कर रहा है तो 10, ठीक है। देखो अगर हम इसे फॉर्मूले वाली टर्म में लिखेंगे, अगर हम इवेंट ए को m लेट कर लेते हैं और इवेंट बी को n, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग इवेंट ए एंड इवेंट बी। कैसे कर सकते हैं हम फॉर्मूले के रूप में, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग इवेंट ए एंड इवेंट बी इक्वल टू m इंटू n। देखो डेफिनेशन लिख लेते हैं हम इसकी। इफ़ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज following which another event can occur in n different ways, then the total number of occurrence of the events in the given order is m into n। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई आपके पास। चाहे तो आप पॉज करके लिख सकते हो इसे या समझ सकते हो, वैसे क्वेश्चन के थ्रू तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इस कैसे कैसे हम कहाँ पे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। इसको भी हम सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने क्वेश्चंस किया था और फिर डेफिनेशन पढ़ी थी। इसमें भी दो इवेंट है हमारे पास, इवेंट ए और इवेंट बी। ठीक है, इसमें एक कंडीशन होती है, और का मतलब होता है या तो इवेंट ए होगा या तो इवेंट बी होगा। इसमें दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मान लो इवेंट ए में 4 लड़के हैं, आपके पास 4 बॉयज़ हैं, राम, श्याम, मोहन और गोपाल। कोई भी 4 बॉयज़ ले लो, ठीक है, ये तो कॉमन नेम है, राम, श्याम, मोहन, गोपाल। इसको हम B1, B2, B3, B4 से प्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, बॉयज़ को बी से इसीलिए। ठीक है, 4 बॉयज़ हो गए। और इवेंट बी में क्या है, 3 गर्ल्स हैं। देखो और का मतलब समझ लेना ध्यान से कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, दोनों इवेंट, सीता, गीता और राधा, और इन्हें रिप्रेजेंट कर लेते हैं G1, G2 और G3 से। ठीक है, G1, G2 और G3 से। अब हमें फाइंड क्या करना है, और का मतलब मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक है, दोनों इवेंट एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 4 बॉयज़ हैं, 3 गर्ल्स हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मैनी वेज कैन वन चाइल्ड बी सेलेक्टेड फ्रॉम अ कॉम्पिटिशन। कितने तरीके से हम एक बच्चे को क्या सेलेक्ट कर सकते हैं कंपटीशन के लिए। ठीक है, हमको टोटल वेज निकालने हैं। तो देखो एक बच्चा निकालना है, वो इवेंट ए में भी हो सकता है और इवेंट बी में भी हो सकता है। देखो इवेंट ए इवेंट बी पे डिपेंड नहीं है, हम इवेंट ए से भी चूज़ कर सकते हैं, इवेंट बी से भी चूज़ कर सकते हैं। तो हमको केवल ये बताना है कितने तरीके से हम एक बच्चे को क्या सेलेक्ट कर सकते हैं कंपटीशन के लिए। ठीक है, और का मतलब ध्यान रहे हमेशा किस में आता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, दोनों इवेंट। देखो हम एक बच्चा कंपटीशन के लिए किसी में, या तो वो लड़का हो सकता है या तो लड़की हो सकती है, और का मतलब समझ लो, या दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो, या तो राम को चूज कर सकते हैं या राधा को भी कर सकते हैं या तो गोपाल को भी। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू इवेंट ए, या तो इवेंट ए से चूज होगा। ठीक है, और या तो इवेंट बी से एक बच्चा चूज करना है हमें। ठीक है, तो कितने वेज होंगे, इवेंट ए में कितने हैं चूज करने के लिए, या तो हम B1 को चूज़ कर सकते हैं या B2 या B3 या B4 को, 4, और का मीन्स प्लस। ठीक है, ध्यान रहे प्लस, या तो इवेंट बी से कर सकते हैं तो कितने, या तो G1 या तो G2 या G3। तो टोटल कितने हो गए, 4 + 3 = 7। तो टोटल 7 वेज से हम क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, समझ में आया। देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन स्टेट्स दैट if one task can be performed in m ways and another task be performed in n ways and these tasks are mutually exclusive means ब्रैकेट के अंदर देखो that is they cannot occur at the same time or overlap। दोनों को हम एक साथ और
चूज नहीं कर सकते, केवल एक चूज करेंगे, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। देन द टोटल नंबर ऑफ वेज टू परफॉर्म वन ऑफ दीज टास्क इज m+n। ठीक है, या तो हम एक को चूज करेंगे, दोनों को एक साथ चूज नहीं कर सकते, वो ओवरलैप हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए m+n। देखो इसके और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे, दोनों फंडामेंटल प्रिंसिपल के। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट ज़रूर करें अगर तुम्हें कुछ भी डाउट होगा इस वीडियो में, किसी भी क्वेश्चन में, ये समझने में आगे कोशिश करूँगी और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, थैंक यू।